हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे और प्राचीन इतिहास में मैं आप लोगों को जो पिछली क्लास में गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करवाया था, जो चीजें उसी की आगे की जो बातें हैं उन सबको आप लोगों को आज बताऊंगा। तो चलिए आज देखा जाए कि गुप्त वंश के बारे में हम लोगों ने जो चीजें अध्ययन कर ली थी उसके आगे की क्या क्या चीजें थी। हम लोगों ने राजनैतिक रूप से किस किस शासक ने कब कब शासन किया था, इन सब चीजों का पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, गुप्तों का सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो इन सारी चीजों का अध्ययन आज की क्लास में किया जाए। तो ठीक है, चलिए आइए देखा जाए। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है गुप्तकालीन प्रशासन, यानी गुप्तों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से उनके काल में थी। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। यानी आप लोग को पता ही है कि पहले जो भी शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी, यानी जो कुछ भी किया जाता था वो राजा के द्वारा किया जाता था और राजा ही सबसे सर्वोच्च होता था। तो उसमें देखिए, राजपद वंशगत था। इसका मतलब कि जो राजा का पद होता था वह वंश के अनुसार ही मिलता था। ठीक है, यानी यदि कोई राजा है तो उसका पुत्र अगले बार राजा हो। ठीक है, देखिए, लेकिन राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं। इसका मतलब कि जो राज्य पद था, राजा का पद था, वो वंशानुगत तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि राजा जो है किसी ज्येष्ठ पुत्र को ही बनाया जाए। यानी यदि वह योग्य नहीं है तो छोटे पुत्र को भी राजा बनाया जा सकता। फिर देखिए, गुप्त साम्राज्यों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? पाटलिपुत्र। यानी देखिए, पाटलिपुत्र का प्रभाव अपने देश के इतिहास में, राजवंशों के इतिहास में देखिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और यहीं से देखिए अपने देश में विभिन्न प्रकार के राजवंशों ने शासन किया और अपने देश में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, साम्राज्य विस्तार। देखिए, गुप्त राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। यानी देखिए, जो गुप्त राजा थे, गुप्त शासक थे, इन्होंने प्रांतीय पद्धति और जो सेंट्रल यानी केंद्रीय स्थानीय पद्धति, देखिए स्थानीय पद्धति का मतलब होता है लोकल सिस्टम और प्रांतीय का मतलब प्रोविंशियल। यहाँ पर किस प्रकार से शासन किया जाएगा उन लोगों ने अलग अलग तौर तरीके बनाए और उनका जो है पद्धति अपनाया। देखिए, जो राज्य था उनका कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित होता था और हर भुक्ति का जो प्रभारी होता था उसको ऊपरी कहा जाता। ठीक, अब देखिए, इनकी जो कई भुक्तियां का मतलब होता है प्रांत, वो देखिए विषयों में विभाजित थे। अब विषय जो होता था उसका प्रभारी जिस व्यक्ति को कहा जाता था वो विषयपति होता। देखिए कि किस प्रकार से पहले देखिए राज्य को विभाजित किया गया भुक्तियों में, अब भुक्तियों को विभाजित किया गया विषयों में, और विषय का अधिकारी विषयपति होता था और विषयपति का अपना कार्यालय होता था जिसमें अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी रखे जाते थे। उन अधिकारियों को देखिए पुस्तपाल कहा जाता। ठीक है, विषयपति की सहायता करने के लिए देखिए एक विषय परिषद होती थी और इसके जो सदस्य होते थे उनको विषय महत्तर के नाम से जाना जाता। फिर देखिए, ये जो विषय परिषद होती थी, इस विषय परिषद में कुछ और भी सदस्य होते थे जिनको देखिए नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ के नाम से भी जाना जाता। फिर देखिए, जो प्रमुख नगरों का प्रबंध होता था वो नगर पालिका के द्वारा होता था। नगर का जो प्रधान अधिकारी होता था उसको पुरपाल कहा जाता था। फिर देखिए, जो प्रत्येक विषय होता था उसको विधियों यानी तहसीलों में भी बांटा गया था। यानी भुक्ति, विषय, फिर तहसील, और इन विधियों को पेठ यानी ग्रामों के समूह में विभाजित किया गया था। देखिए, कई प्रकार का भुक्ति, विषय, फिर विधि और उसके बाद पेठ। ग्राम प्रशासन देखिए इसमें सबसे
छोटी इकाई होती थी, यानी प्रशासन का जो सबसे निचला स्तर होता था वो गांव होते थे, जिसको ग्रामीण प्रशासन कहा है। इसको देखिए ग्राम सभा के नाम से भी जाना जाता है। और ग्राम का प्रशासन यानी ग्राम सभा के द्वारा जो संचालन होता था, उसका जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक या ग्रामपति के नाम से भी जाना जाता था। और इसके जो अन्य सदस्य होते थे उनको महत्तर कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। ग्राम सभा को देखिए पंचमंडली कहा जाता था एवं इसको ग्राम जनपद के भी नाम से आप लोग देखे होंगे। पंचायत तो के गांव में बुलाई जाती है, 5 लोग होते हैं, जाके फैसला सुनाते हैं, कोई निर्णय लेते हैं, बताते हैं, और उसी को पहले पंचमंडली के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, देखिए एक अधिकारी होता था जिसको गोप्ता के नाम से जाना जाता था। ये देखिए महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, इसको देश का प्रशासक माना जाता था और इसकी नियुक्ति देखिए सम्राट द्वारा सीधे की जाती थी। यानी इस व्यक्ति को, इस अधिकारी को, इस प्रशासक को डायरेक्ट सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है, फिर देखिए जो गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था थी वो देखिए भूमि अधिदान के कारण धीरे धीरे क्या हो गई, ढीली होने लगी। यानी इस पर नियंत्रण जो था राजाओं का, प्रशासनिक अधिकारियों का, वो धीरे धीरे कम होने लगा। इससे देखिए बड़ी संख्या में अधीनस्थ एवं मध्यस्थों की भूमिका को बढ़ावा दिया। इससे क्या हो गया, जब ज्यादा भूमि अनुदान दिया जाने लगा, जो अधिकारी कर्मचारी होते थे वो शासन के नियंत्रण से धीरे धीरे बाहर होने लगे। उन्होंने अपने तौर तरीकों से अपने क्षेत्रों में शासन प्रशासन चलाना शुरू किया। और यही चीज बाद में देखिए आने वाले समय में सामंती ढांचे में परिवर्तित हो गई। यही कहा जाता है कि गुप्तों के द्वारा इस प्रकार से जो भूमि अनुदान दिए गए, इन्होंने भविष्य में आकर एक बहुत घातक रूप धारण कर लिया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि भारत में अनेक क्षेत्रों में अनेक अनेक राजाओं ने शासन करना शुरू किया। ठीक, तो गुप्त कालीन देखिए जो कुछ प्रमुख अधिकारी थे उनको देखिए क्या क्या कहा जाता था, उनका क्या क्या काम होता था। देखिए गुप्त काल के जो प्रमुख अधिकारी थे उनके जो विभाग होते, देखिए उनका जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, देखिए उसको कुमारामात्य कहा जाता था, ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था। फिर उसके बाद देखिए महाबलाधिकृत होता था, यह सेना का सेनापति होता था। फिर देखिए अगला स्थान संधि विग्रहित का था। संधि विग्रहित जो होते थे वो युद्ध के मंत्री होते थे। फिर उसके बाद देखिए दंडपाशिक होते थे। दंडपाशिक जो होते थे पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। उसके बाद देखिए विनय स्थिति संस्थापक होते थे, ये शिक्षा अधिकारी होते थे। भंडागाराधिकृत होते थे, ये राजकोष के अधिकारी होते थे। महाअक्षपटलिक होते थे, इनको लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता था। उसके बाद देखिए युक्त पुरुष होते थे, इनको युद्ध में प्राप्त संपत्ति का लेखा जोखा रखना होता था। और महाप्रतिहार होते थे, इनको राज प्रसाद से संबंधित विषय की देखरेख। तो ये महत्वपूर्ण अधिकारी जो थे गुप्त काल में अपने कार्यों को करते थे। फिर देखिए राजा के पास अस्थाई सेना होती थी और इस सेना के 4 प्रमुख अंग थे, जिसमें देखिए पदाति, रथरोही, अश्वारोही और गज सेना प्रमुख थे। यानी सेना को देखिए 4 भागों में बांटा गया था। उसमें पैदल चलने वाले सैनिक थे, फिर रथों पे घोड़ों पे चलने वाले थे, उसके बाद देखिए गजों पे चलने वाले मतलब हाथी पे चलने वाले थे। तो इस प्रकार के सैनिकों को भी इस समय रखा जाता। फिर देखिए पदाति सेना की छोटी टुकड़ी को देखिए चमूल कहा जाता था। गज सेना का जो नायक होता था उसको कटुक कहा जाता था, और अश्वारोही सेना के जो प्रमुख होते थे उसको हटासपति कहा जाता था। देखिए फिर देखिए जो पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे, पदाधिकारी होते थे, उनको ऊपरीक, दशापराधिक, चौरोदर्णिक, दंडपाशिक, अंगरक्षक आदि के रूप में जाना जाता है। देखिए जो गुप्तचर कर्मचारी होते थे उनको दूत,
तथा पुलिस कर्मचारियों को भट्ट अथवा भाट के नाम से जाना जाता। अब देखिए, जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अभी आप लोग को मैंने बताया, देखिए उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, यानी उसकी संरचना कैसी थी। देखिए, सबसे मेन क्या होता था, साम्राज्य। साम्राज्य का मतलब ये राजा हो गया। राजा देखिए, जो पूरा साम्राज्य होता था उसका मुखिया होता था। और पूरे साम्राज्य को देखिए किस किस प्रकार से कई भागों में बांटा गया। देखिए, साम्राज्य के बाद देखिए जो अगला भाग था उसको देश, भुक्ति अथवा अवनी यानी प्रांत के नाम से जाना जाता है। प्रांतों को देखिए कई विषयों में बांटा गया था, कई जिलों में बांटा गया था। फिर देखिए कई जिलों को फिर वीथियों में बांटा गया था, यानी तहसीलों में बांटा गया था। और तहसीलों को फिर पेठों में बांटा गया था। अब पेठ जो होते थे कई गांव के समूह। देखिए, आजकल भी कुछ न कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपनाया जाता है। देखिए, केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के बाद देखिए अलग अलग प्रांत होते हैं। फिर प्रांतों में देखिए क्या होता है, जो जिले होते हैं, और जिले में फिर देखिए तहसीलें होती है, और तहसीलों का देखिए कई गांव का नियंत्रण होता है। देखिए, तहसील के अंदर कई गांव आते हैं, और फिर अलग अलग जो गांव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ठीक, अब देखिए जो यह ऊपरी जो प्रशासन पद्धति थी, ये देखिए उत्तरी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से संलग्न क्षेत्रों में लागू थी। यानी ये जो व्यवस्था थी वो भारत के हर क्षेत्र में नहीं लागू थी। कहां कहां लागू थी? उन क्षेत्रों में लागू थी जहां पे गुप्तों का प्रत्यक्ष रूप से शासन होता था। यानी उनका जो प्रत्यक्ष रूप से शासन वाला क्षेत्र था उन्हीं पर व्यवस्था लागू थी। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहां पर उनका अप्रत्यक्ष रूप से शासन था, तो वहां उस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं। देखिए, साम्राज्य का जो अधिकतर भाग था वो सामंतों के हाथों में था। का मतलब कुछ ऐसे भी भाग थे जिसको राजाओं ने सामंतों को दे दिया था, और वो वहां का प्रशासन अपने अनुसार चलाते थे, तो उनके क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू नहीं। अब देखिए गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था देखिए, गुप्तों की न्याय व्यवस्था। देखिए, गुप्त काल में जो न्याय व्यवस्था थी वो देखिए बहुत समुचित थी, यानी बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था। और सम्राट जो होता था सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, यानी कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय वो सम्राट ही अंतिम निर्णय करता होता था। यानी अगर किसी व्यक्ति को कुछ सजा देना है या सजा सुनाया जाना है, तो वो जो राजा कह देगा, जो सम्राट कह देगा, वही अंतिम माना जाएगा। उसके बाद फिर उसको व्यक्ति को किसी के पास अपील करने की अनुमति नहीं। ठीक, देखिए उस समय जो न्यायालय होते थे वो 4 प्रकार के होते थे। इसमें देखिए पहला होता था राजा का न्यायालय, दूसरा जो न्यायालय उसको पूग कहा जाता था, तीसरा न्यायालय जो होता था उसको श्रेणी कहा जाता था, और चौथे न्यायालय को कुल के नाम से जाना। न्यायाधीशों को देखिए कई नामों से जाना जाता था, जैसे दंड नायक, महादंड नायक, सर्वदंड नायक, इस प्रकार से इनके नाम हुआ करते थे, और इन लोगों को न्यायाधीश के नाम से भी जाना। देखिए, इस काल में अनेक विधि ग्रंथ संकलित किए गए, यानी अनेक कानून से संबंधित जो ग्रंथ थे, पुस्तकें थे, इस काल में रची गई। पहली बार देखिए दीवानी और फौजदारी कानून भली भांति परिभाषित एवं पृथक। इस काल में देखिए दीवानी कानून और फौजदारी। दीवानी कानून का मतलब होता है ऐसे कानून जो जमीन जायदाद से संबंधित होते हैं, यानी ऐसे मामले जो जमीन जायदाद, घर मकान, खेत, इससे संबंधित होता है, उनको दीवानी मामले कहा जाता है। और फौजदारी मामले का मतलब होता है ऐसे मामले जो लड़ाई झगड़े, मारपीट, है ना, इन सब से संबंधित होते हैं, वो फौजदारी कानून होते हैं। ठीक है, तो इनको व्यवस्थित तरीके से इसी काल में संकलित किया गया और विभाजित, परिभाषित किया गया। इस काल में देखिए उत्तराधिकार के बारे में भी विस्तृत नियम निर्धारित किया गया, यानी इस काल में एक व्यवस्थित नियम बनाया गया कि जो राजा की संपत्ति होगी या किसी व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी होगी, संपत्ति होगी, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। ठीक, फिर देखिए गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था, यानी गुप्तों की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। देखिए गुप्तों की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसकी जानकारी देखिए
वाण भट्ट के द्वारा जो लिखी गई हर्षचरित थी उसमें मिलती है। देखिए वाण भट्ट इसके जस्ट बाद में गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन के काल में थे, तो उन्होंने एक रचना लिखी थी हर्षचरित, तो उसमें भी गुप्तों की जो आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में जानकारी है। उसके बाद देखिए अमर सिंह के द्वारा जो अमरकोश लिखी गई उसमें है, बृहद संहिता में है, याज्ञवल्क्य स्मृति में है और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में है, कालिदास के द्वारा जो रचनाएं की गई हैं उसमें है, वात्स्यायन के द्वारा जो कामसूत्र लिखा गया है उसमें है, फिर बाद में जब ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में उसमें किया गया है, और कॉस्मॉस के द्वारा जो रचना की गई है उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। यानी देखिए गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था के जो स्रोत हैं अनेक हैं, यानी इनमें सब में गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए इन सब सूचनाओं स्रोतों के आधार पर कहा जाता है कि यह काल देखिए आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था और संपन्न था। ठीक है, यानी इस काल में लोगों के पास संपन्नता थी, समृद्धि थी, राज्य भी समृद्ध था, लोग भी समृद्ध। इस काल में देखिए कृषि अर्थव्यवस्था उन्नत अवस्था में थी, यानी इस समय जो कृषि थी वो व्यवस्थित रूप से उन्नत स्थिति में थी, और देश की या साम्राज्य की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से किस पे आधारित थी? भूमि पे आधारित थी। देखिए कृषि आर्थिक व्यवस्था का आधार थी, कृषि का महत्व अधिक था। देखिए भूमि जब आधारित थी तो भूमि से क्या होगा? कृषि होगी, तो भूमि से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज थी वो कृषि थी और इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। बाद में फिर देखिए भूमि अनुदान से जो दूरवर्ती क्षेत्र थे उनमें भी कृषि का प्रसार हुआ, यानी जो दूर दराज के क्षेत्र थे उनको भूमि अनुदान दे देकर वहां भी कृषि का विस्तार करवाया गया। यहाँ की जो कृषि थी वो अधिकांश तक देखिए वर्षा पर निर्भर थी। इसका मतलब कि उस काल में इस प्रकार से आजकल जिस प्रकार से नहरें देखी जाती हैं, तालाब देखे जाते हैं, नलकूप देखे जाते हैं, अब ये सब व्यवस्था उस समय नहीं थी। तो उस समय जो कृषि होती थी वो पूरी रूप से किस पर निर्भर होती थी? प्राकृतिक रूप से जो वर्षा होती थी। आज भी देखिए अपने देश में ज्यादातर जो भूमि है, कृषि है, वो किस पर निर्भर है? प्राकृतिक रूप से मानसून पर निर्भर होता है। मानसून नहीं आता है, लोगों की खेती नहीं हो पाती है। तो उस काल में भी पूरी तरह से मानसून पर निर्भर थे। देखिए वारामिहिर ने वर्षा की संभावना पर काफी विचार किया है। देखिए वारामिहिर जो थे महान विद्वान थे, उन्होंने वर्षा की संभावना पर भी काफी विचार भी किया था और उनसे संबंधित अपने रचनाओं में भी इसका उल्लेख किया। राज्य की ओर से देखिए सिंचाई के प्रबंध का प्रयास किया जाता था, जिसके लिए देखिए एक प्रमाण है सुदर्शन झील। ये बताती है कि उस समय के द्वारा राजाओं के द्वारा भी इस प्रकार से झील तालाब बनवाए जाते होंगे, जिसका उपयोग वर्षा न होने पर खेतों की सिंचाई के लिए किया जा सकता है। देखिए और सुदर्शन झील का देखिए मरम्मत किसके द्वारा किया गया था? स्कंदगुप्त की। सुदर्शन झील देखिए बहुत पुरानी थी, मौर्यकालीन झील थी, लेकिन इसका समय समय पर अलग अलग राजाओं के द्वारा मरम्मत करवाई। ठीक, देखिए सिंचाई के लिए अर्घट के प्रयोग की चर्चा वाण भट्ट ने की है। देखिए अर्घट एक ऐसी व्यवस्था थी जैसे प्राचीन में, अभी देखिए कुछ समय पहले अपने गांव में भी होता था, लोगों के पास जो कुआं होता था तो कुएं में रस्सी के माध्यम से देखिए एक थैले नुमा, एक इस प्रकार का थैले नुमा होता था जिसमें देखिए पानी भर के लोग, कई लोग पकड़ के कुएं से खींचते थे और एक नाली में उस पानी को उलट देते थे और फिर वो नाली के माध्यम से खेतों में जाता था। तो इसी प्रणाली को देखिए अर्घट के नाम से जाना जाता था और यह व्यवस्था उस काल में भी प्रचलित थी। ठीक है, इस तरीके से लोग खेतों में सिंचाई करते थे। देखिए उस काल के देखिए जो बहुत सारे ग्रंथ थे, समकालीन ग्रंथ, उसमें देखिए फसलों का विशेष विवरण मिलता है और बृहद संहिता नामक रचना में देखिए 3 फसलों की जानकारी दी जाती है। उस समय देखिए कलम लगाने की पद्धति भी विकसित थी। आजकल भी देखिए बहुत सारे पेड़ पौधों में लोग कलम लगा के उसको लगाते हैं, जैसे कलमी देखिए बहुत सारे पौधे आते हैं, कलमी आम होता है, कलमी और भी चीजें होती हैं। तो उस तरह की जो कृषि थी उस काल में भी की जाती है। देखिए गुप्तों के विजय अभियान भी कृषि की उन्नति दर्शाते हैं। देखिए गुप्तों ने इतनी सारी विजयें की, उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की, उसमें बहुत सारा धन खर्चा हुआ होगा, बहुत सारी मुद्राएं खर्च हुई होंगी। लोगों को जो सैनिक होते थे, जो कर्मचारी होते थे, अधिकारी होते थे, उनको खाने पीने की जो वस्तुएं होती थी वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती थी,
तो इसका मतलब यह है कि उस काल में कृषि उन्नत अवस्था में रही होगी, तभी उनको ये सब चीजें उपलब्ध हो पाती। अमर कोश में देखिए 12 प्रकार की कृषि भूमि की चर्चा की गई है। अमर कोश ने अपने जो अमर सिंह ने जो अपनी रचना लिखी थी उसमें गुप्त काल में 12 प्रकार की कृषि भूमि की रचना की। ठीक है, देखिए आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि के कई प्रकार थे और इत्सिंग के अनुसार चावल और जौ उस समय की प्रमुख फसलें थी। देखिए चीनी यात्री इत्सिंग आया था बाद में, उसने अपनी जो रचना की है उसमें कहा था कि गुप्त काल की जो प्रमुख फसल थी वो चावल और जौ हुआ करती थी। फिर कालिदास ने अपनी रचना में देखिए ईख तथा धान की खेती का भी उल्लेख किया है, यानी उन्होंने बताया है कि इस काल में गन्ने या ईख की खेती की जाती थी और चावल की खेती की जाती। देखिए इस काल में सामंती तत्वों के कारण नए प्रकार के भूमि संबंध विकसित हुए। कहा गया कि जब सामंतों का प्रभुत्व बढ़ गया तब इसमें नए प्रकार के भूमि कानून, नए प्रकार की भूमि की व्यवस्था शुरू हुई। ठीक, देखिए भूमि में भी सामंती तत्वों का प्रवेश हो गया और राजा तथा किसानों के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला कायम हो गई। देखिए जब सामंत आ गए तो जो राजा और किसान के बीच प्रत्यक्ष संबंध था अब उसमें बीच में मेडिएटर हो गए और वो सामंत हुआ करते थे, यानी किसी जमीन पे किस प्रकार की खेती हो रही है, किस प्रकार की फसल हो रही है, उसका नियंत्रण सामंतों के हाथ में होता था और वो उसमें से बेनिफिट फायदा जो होता था अपने पास रख लेते थे और जो बचता था वो राजा के पास भेज। यही चीज बाद में घातक हो गई कि सामंतों ने सब फायदा अपने आप ज्यादा ले लिया, राजाओं को उस सुविधाओं का, फायदों का लाभ नहीं दिया, जिसका कारण था कि बाद में राज्य क्या हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक है, देखिए इस काल में देखिए बेगार पद्धति को प्रोत्साहन मिला और जिसका देखिए पुरातात्विक पहला साक्ष्य जो है जूनागढ़ के अभिलेख में प्राप्त हुआ है और वो जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया था, रुद्रदामन के द्वारा। इसमें बताया गया है कि उस काल में बहुत सी बेगारी वाली भी व्यवस्था थी, लोगों से बेगार के रूप में कार्य करवाया जाता था। जैसे किसी को युद्ध में बंदी बना लिया गया, किसी को गरीब है उसको दास के रूप में रख लिया गया, उसको केवल खाने पीने के लिए दे दिया गया और उससे काम करवाया गया। तो ये सारी चीजें भी उस समय प्रचलित थी। इसके वजह से देखिए क्या हो गया, जब बेगारी को उस समय प्रोत्साहन दिया गया तो जो किसान होते थे उनकी स्थिति देखिए अर्धदास के समान हो गई, यानी जो गरीब किसान हुआ करते थे वो एक तरह से दास के तरह रह गए, यानी उनका महत्व घट गया। ठीक, अब देखिए व्यापार, यानी गुप्त काल में व्यापार की स्थिति क्या थी। देखिए कहा जाता है कि गुप्त काल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों हुआ करता था और जिसमें शिल्प का एक बड़ा योगदान हुआ करता था और उस समय के जो व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे उसमें उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यानी देखिए गुप्तों के काल में आंतरिक व्यापार भी होता था और बाह्य व्यापार भी होता था। इसका मतलब कि वो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों किया करते थे, जिसमें शिल्प का बहुत बड़ा योगदान। देखिए बहुत से शिल्प दैनिक जीवन में उपयोग से संबंध थे, जिसमें वस्तु उत्पादन प्रमुख था। अब देखिए क्या क्या चीजें थी, सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र निर्माण को विशेष प्रोत्साहन दिया जाता था और इनका देखिए जो क्षेत्र था दशरूप, कामरूप, बनारस और मथुरा, यानी भारत के इन क्षेत्रों में गुप्तों के काल में इस प्रकार से वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। और इसमें से देखिए कुछ ऐसे स्थान हैं जो अभी भी अपने देश में महत्वपूर्ण है वस्त्र निर्माण में, जिसमें देखिए बनारस अभी भी देखिए शिल्पियों का एक प्रमुख स्थान माना जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के शिल्पी अभी भी रहते हैं। ठीक, फिर देखिए धातु विकास की दृष्टि से भी यह काल देखिए विशिष्ट था, जिसका प्रमाण देखिए मेहरौली में जो प्राप्त हुआ स्तंभ है, लौह स्तंभ वो है। उसके बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सुल्तानगंज से महात्मा बुद्ध की कांसे की प्रतिमा प्राप्त हुई है और वात्स्यायन के कामसूत्र में धातु कला की गणना 64 कलाओं के रूप में की गई। ठीक है, यानी इतने जो साक्ष्य मिले हैं ये बताते हैं कि इस काल में धातुओं का भी उपयोग होता था, धातुओं से भी वस्तुएं बनाई जाती थी, उनकी खरीद बिक्री की जाती।
फिर देखिए इस काल के जो शिल्पी थे और व्यापारी थे, उन लोगों का आपस में संगठन हुआ करता था, वो निगमों में विभाजित थे और ये लोग दान पुण्य एवं जनहित का कार्य भी करते थे। यानी उस समय के जो व्यापारी थे, जो शिल्पी होते थे, वो पैसा कमाते थे, धन अर्जित करते थे, तो गरीबों को दान भी देते थे और उनसे जो वेलफेयर यानी जनहित का कार्य भी करते। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। देखिए जो मंदसौर अभिलेख लिखवाया गया था स्कंदगुप्त के काल में, तो उसमें बताया गया है कि ये जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे, इनके द्वारा पैसा एकत्रित करके एक भव्य सूर्य मंदिर भी बनवाया गया था। अब देखिए कुछ स्थान हैं जहां पे जो व्यापारी रहते थे उनको किस किस रूप में जाना जाता है। देखिए जो उस समय इंदौर वाला क्षेत्र था मध्य प्रदेश का, वहां टैलियों की श्रेणी रहती थी। टैली का मतलब जो किराना दुकान करने वाले होते थे, वो सबसे ज्यादा यहाँ होते थे। फिर देखिए विदिशा, ये भी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर हाथी दांत के जो व्यापारी होते थे वो रहते थे। उज्जैन या उज्जैनी में देखिए अनाज व्यापारियों का बसाव था। नासिक में देखिए ज्यादातर बुनकर रहते थे। फिर देखिए मंदसौर में रेशम बुनकर रहते थे, उनसे संबंधित जो व्यापारी होते थे वो रहते थे। मथुरा में देखिए आटा पीसने वाले कारीगर और व्यापारी रहा करते थे। कौशाम्बी में देखिए गंधिक लोग रहा करते थे। गंधिक का मतलब हो गया जो सुगंधित चीजें, परफ्यूम वगैरह बनाई जाती थी, इससे संबंधित। ठीक, उसके बाद देखिए जो गुप्तों के काल में व्यापार से संबंधित वाणिज्य निकाय थे, उनको कई भागों में विभाजित किया गया था। देखिए इसमें श्रेष्ठी कुलिक निगम जो था उसको देखिए श्रेष्ठियों में हस्तशिल्पियों एवं श्रेणियों का केंद्रीय निगम कहा जाता था। यानी इसमें देखिए श्रेष्ठी लोग आते थे, हस्तशिल्पी आते थे और विभिन्न प्रकार के श्रेणी आते थे, जिनका जो संगठन होता था उसको श्रेष्ठिक कुलिक निगम के नाम से जाना जाता। जो पुग होते थे उन्होंने देखिए विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह होता था। यानी ऐसे व्यापारी जो इसमें जिनकी जाति विभिन्न हो प्रकार के, अलग अलग जातियों के जो व्यापारी होते थे उनके समूह को कहा जाता था पुग। देखिए जो श्रेणी होते थे वो एक ही जाति के व्यापारी होते, यानी ऐसे व्यापारी जिनका जाति एक हो। जैसे आजकल भी देखिए बहुत सारे होते हैं, जैसे सोनार, लोहार, बढ़ई, है ना, जो इस प्रकार से होते हैं, तो वो एक ही श्रेणी के होते, तो उनके समूह को कहा जाता था श्रेणी। निगम देखिए क्या कहा, एक ही नगर के व्यापारियों का समूह। यानी जैसे कोई शहर होता था तो उस शहर के जितने व्यापारी होते थे उनका समूह जो कहा जाता था उसको निगम कहा जाता। ठीक, अब देखिए व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत आंतरिक व्यापार में अनाज एवं दैनिक जीवन की वस्तुएं तथा बाह्य व्यापार जो था विलासिता से संबंधित वस्तुओं का। देखिए जो आंतरिक व्यापार होता था वो अनाज और अन्य जीवन की उपयोगी जो वस्तुएं होते थे उनका उपयोग किया जाता था, और जो बाहरी देशों को जो चीजें बेची जाती थी वो विलासिता से संबंधित वस्तुएं होती। विलासिता से मतलब जो ऐश आराम की चीजें होती थी जिनका उपयोग अमीरों के द्वारा किया जाता था, उन सब चीजों को दूसरे देशों में भेजा जाता। ठीक, आप देखिए ये लोग जो विदेशी व्यापार करते थे, देखिए पश्चिम में जो व्यापार होता था विदेशी, वो देखिए बिजेंटाइन साम्राज्य, पूर्वी अफ्रीका, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वारा होता था। फिर उसके बाद देखिए ये पश्चिम में जो होता था यहाँ, और जो पूर्व में चीन के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ। उस समय देखिए जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे वो देखिए ताम्रलिप्ति था पूरब में, और पश्चिम में जो था वो भड़ौच था। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उस काल के। ठीक, देखिए इस प्रकार का जो व्यापार होता था पूरब में, उसमें देखिए जो श्रीलंका होता था वो बिचौलिए के कार्य करता था। यानी जो व्यापार होता था वो जब श्रीलंका के माध्यम से होता था तो श्रीलंका उसमें मीडिएटर के रूप में कार्य करता। इस प्रकार के देखिए विकसित व्यापार का उल्लेख देखिए कॉसमॉस ने अपनी रचना में किया है।
जो रेशम का व्यापार होता था, देखिए उसमें अपना देश भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाता। देखिए रेशम अपने यहाँ नहीं होता था, रेशम का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता था? चीन में। तो चीन से जब रेशम दूसरे देशों को भेजा जाता था तो अपने देश से होके व्यापार होता था, तो उसमें भारत मीडिएटर की भूमिका निभाती। रेशम के अतिरिक्त देखिए सूती कपड़ा, मसाले, कीमती पत्थर आदि का भी निर्यात किया जाता। देखिए रेशम का तो किया ही जाता था, उसके साथ साथ सूती कपड़ों का किया जाता था, मसालों का किया जाता था, कीमती पत्थरों का निर्यात किया जाता। देखिए जो आयात की जाने वाली वस्तुएं थे उसमें सबसे प्रमुख जो होता था घोड़ा होता था, क्योंकि घोड़ा अपने देश में होता नहीं था, तो जो राजाओं को, सैनिकों को घोड़े की जरूरत पड़ती थी तो उसके लिए वो लोग उसको क्या करते थे? आयात करते। गुजरात विजय से व्यापार वाणिज्य को और भी बढ़ावा मिला, जिससे मालवा और उज्जैन जो है और भी समृद्ध बने। जब गुजरात विजय किया गुप्त शासकों ने तो उससे देखिए उनका व्यापार वाणिज्य और बढ़ गया और बड़े क्षेत्रों में उनको व्यापार करने का मौका मिल गया, जिसके वजह से देखिए जो मालवा और उज्जैन शहर थे वो और भी अमीर बने। फिर देखिए विकसित वाणिज्य व्यापार के कारण जो गुप्त काल का पूर्वार्ध था वो समृद्ध था, यानी गुप्त काल का जो शुरुआती दौर था, शुरुआत वाला समय था, वो बहुत ज्यादा समृद्ध था। उसका कारण क्या था? ये इसी प्रकार का वाणिज्य और व्यापार। देखिए जब फाहियान अपने देश में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के एक साल में, तो उसने देखिए जो मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश वर्तमान वाला था उसकी आर्थिक संपन्नता का जिक्र किया है। उसने कहा है कि उस समय जो मध्य देश था यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र वो बहुत संपन्न था, और गुप्त काल में इसी का वजह था कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे। ये यही बताता है कि ये लोग आर्थिक रूप से इतने संपन्न थे, इतने मजबूत थे, जिससे उन्होंने सोने के सिक्कों को जारी किया। अब देखिए कुछ और भी संगठन थे, जैसे निगम। देखिए व्यापारियों की समिति को कहा जाता था, श्रेष्ठी निगम का प्रधान होता था, सार्थ जो होते थे व्यापारियों का समूह होता था, और सार्थवाद जो होता था व्यापारियों के समूह का नेता होता। ठीक, आप भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लीजिए और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो क्या क्या है। देखिए बंगाल में अभी मैंने बताया आप लोगों को ताम्रलिप्ति जो है प्रमुख बंदरगाह था, जबकि पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह देखिए भृगुकच्छा भड़ौच था। ठीक है, फिर देखिए फाहियान ने अपनी रचना में कहा है कि साधारण जनता रोज के विनिमय में वस्तुओं की अदला बदली तथा कौड़ियों से काम चलाती थी, यानी जो गरीब जनता होती थी वो धातुओं के सिक्के इस्तेमाल नहीं करती थी, मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान करती थी, जिसको बार्टर सिस्टम कहा जाता है, यानी एक वस्तु देना और दूसरे से दूसरी वस्तु लेना। जैसे मान लीजिए कोई गरीब किस है, अनाज उग जाता है, कोई व्यापारी है उसके पास दूसरी चीजें हैं तो वो उसको अपना अनाज देगा, उससे दूसरी चीज देगा। जैसे मान लीजिए कोई कुम्हार है, कोई बढ़ई है, तो वो कुम्हार उसको मिट्टी के बर्तन देगा, किसान उसको अनाज देगा। बढ़ई उसके लिए देखिए लकड़ी से बनने वाले सामान बनाएगा, उसके बदले में किसानों से अनाज देगा। या फिर वो कौड़ी इस्तेमाल करते थे। कौड़ी देखिए जो आप लोग देखते होंगे जो पानी में सीप मिलता है, जिसको अब आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चों को पहले उस समय दूध पिलाया जाता था, या बहुत से लोगों को जैसे जो करधन पहनाते हैं बच्चों को, उसमें सफेद सफेद कलर की पहनाई जाती थी, तो उस प्रकार की कौड़ियां होती थी जिसका इस्तेमाल वो लोग करते थे। ठीक है, सोने के सिक्के को देखिए गुप्त काल में दिनार के नाम से जाना, जो सोने के सिक्के होते थे उसको दिनार के रूप में जाना जाता। कुषाणों के विपरीत जो गुप्तों के तांबे के सिक्के थे वो बहुत कम मिले हैं, यानी गुप्तों के द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए, लेकिन कुषाणों से उनकी मात्रा कम मिली है। हो सकता है उन लोगों ने ज्यादा चलाया हो, लेकिन प्राप्त नहीं। ये चीज अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि गुप्त काल में जो बलात् श्रम था, विष्टि अधिक सामान्य हो गया था। भूमि अनुदान शिलालेखों में इनका उल्लेख मिलता है कि विष्टि को राज्य के आय का स्रोत माना जाता है। देखिए लोगों से बेगार श्रम बहुत ज्यादा कराया जाता था, इसका प्रमाण विभिन्न प्रकार के अभिलेखों शिलालेखों में मिला है, और इनको कहा जाता था कि ये राज्य की इनकम के सोर्स हैं, इनसे राज्य को बहुत ज्यादा इनकम होता है। ठीक है, फिर देखिए इस संबंध में अधिकांश शिलालेख जो है काठियावाड़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं
कि इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बेगारी करवाई जाती थी, और इस बेगारी की वजह से यहाँ पर देखिए ये प्रथा बहुत ज्यादा प्रचलित थी, और यही प्रथा जो है दास प्रथा के रूप में आगे बढ़ी। अब देखिए इस काल में जो भूमि थी उसको 5 प्रकारों में बांटा गया था। इस काल की जो भूमि थी उसको 5 प्रकारों में बांटा गया था। पहली जो भूमि थी उसको कहा जाता था क्षेत्र भूमि, ये कृषि योग्य भूमि हुआ करती थी। दूसरे प्रकार की जो भूमि होती थी उसको वास्तु भूमि कहा जाता था। यह भूमि देखिए रहने या वास करने के योग्य होती थी। तीसरे प्रकार की जो भूमि होती थी उसको चारागाह भूमि कहा जाता था। यह भूमि पशुओं की चारा खिलाने या चारा के लिए होती थी, जहां पे पशुओं को चरने के लिए छोड़ा जाता था, ये होती थी। अगली जो होती थी खिल भूमि होती थी, जो भूमि जोतने के योग्य नहीं होती थी, जैसे बंजर भूमि जो होती थी उसको खिल कहा जाता था। और अपहृत भूमि का मतलब बिना जोती गई यानी जंगली भूमि, यानी ऐसी भूमि जो जंगली होती थी जिसको जोता होता नहीं जाता। तो इस प्रकार की 5 प्रकार की भूमि जो होती थी गुप्त काल में पाई जाती। फिर देखिए गुप्त काल में जो कर व्यवस्था थी वो कैसी थी। देखिए गुप्त काल में आय का जो मेन सोर्स था, देखिए मैंने क्या बताया, भूमि थी और कृषि थी। तो इससे जो उस समय के शासक हुआ करते थे लोगों से भू राजस्व लेते थे, तो इसलिए इनके आय का मुख्य स्रोत क्या था, भू राजस्व। और भू राजस्व देखिए 1/4 या 1/6 के रूप में लिया जाता था। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी चीज का उत्पादन करता है तो उसमें 1/4 राज्य को देना पड़ेगा और बाकी अपने पास वो रख सकता है। यानी जैसे देखिए यदि किसी ने 400 किलो अनाज उपजाया तो उसमें से 100 किलो राज्य को देना पड़ेगा और 300 किलो उसके पास। या फिर जैसे मान लीजिए किसी ने 600 किलो अनाज उपजाया तो उसमें से उसको 100 किलो राज्य को देना पड़ेगा और 500 किलो अपने पास रखेगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था उस समय थी, ठीक है। और भूमि कर जो संग्रह करने वाला पदाधिकारी होता था उसको ध्रुवाधिकरण या ध्रुवाधिकरण के नाम से जाना जाता था, ठीक। अब देखिए गुप्तकालीन कुछ प्रमुख आर्थिक शब्दावलियां हैं, इनको भी देख लिया जाए। देखिए इस क्लास में मैं आप लोग को इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि गुप्त काल जो है प्राचीन काल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इससे संबंधित जो भी चीजें हमको पढ़नी है वो डिटेल में पढ़नी है, तो उसी की वजह से मैं इन सब चीजों को पढ़ा रहा हूं। इसको आप जब डिटेल में पढ़ लेंगे तो इससे आने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपको उससे लिखने में समस्या नहीं है, ठीक। देखिए भाग राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा कहलाता था। यानी भाग किसे कहा जाता था कि राजा को जो भूमि से हिस्सा प्राप्त होता था उसी को भाग के नाम से कहा जाता। भोग देखिए क्या होता था, राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर था। लेकिन यानी कोई व्यक्ति राजा को कोई चीज उपहार में दे रहा है तो उससे संबंधित जो टैक्स होता था वो भोग के रूप में। उदरंग देखिए क्या कहलाता था, अस्थायी काश्तकारों के लिए जो कर होता था उसको उदरंग के नाम से जाना जाता था। ऊपरी कर क्या होता था, देखिए अस्थायी कृषकों के लिए कर होता था। ऐसे कृषक जो अस्थायी रूप से कृषक नहीं है उनके लिए जो कर लगाया जाता था उसको ऊपरी कर कहा जाता। हिरण्य देखिए क्या होता था, द्रव्य यानी नकद रूप में किया जाने वाला कर। ऐसा कर जिसको कैश में लिया जाए वो होता था हिरण्य। वेष्टि देखिए क्या होता था, निःशुल्क या बेगार श्रम पर लगाया जाता है। यानी किसी व्यक्ति से कोई कार्य करवाया जा रहा है, किसी अधिकारी के द्वारा लोगों से बेगार श्रम करवा के पैसा कमाया जा रहा है, आय कराई जा रही है, तो उसके ऊपर जो कर लगाया जाएगा वो वेष्टि कहलाएगा। देखिए स्वर्ण मुद्राओं को दिनार के नाम से जाना जाता था, अभी मैंने बताया आप लोग को। और अग्रहार जो होता था मंदिरों और ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि के नाम से, यानी जो मंदिरों और ब्राह्मणों को शासकों के द्वारा जमीन मुफ्त में दे दी जाती थी वो कहलाती थी अग्रहार, ठीक। अब देखिए इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसको अक्षय निधि के नाम से जानते हैं। देखिए अक्षय निधि एक प्रकार का दान होता है जो अस्थाई होता है। देखिए अक्षय निधि से आशय अस्थाई दान से है, अर्थात ऐसी भूमि जिससे अनवरत भू राजस्व प्राप्त होता रहे। यानी ऐसी भूमि जिससे अस्थाई रूप से दान दे दिया जाए और हमेशा लगातार उससे क्या प्राप्त होता रहे, भू राजस्व यानी पैसा इनकम प्राप्त होता है। इसका प्रचलन देखिए कुषाणों के समय में हुआ था, लेकिन यह पद्धति
गुप्तों एवं गुप्तोत्तर काल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई। यानी शुरुआत इसकी कुषाणों के द्वारा की गई थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अक्षय नेमी जो व्यवस्था थी, प्रणाली थी, किसके द्वारा शुरू की गई? तो कुषाणों के द्वारा। और इसका विकास सबसे ज्यादा किसके समय में हुआ? तो गुप्तोत्तर काल। देखिए, अक्षय निधि जमा करने का प्रथम जो अभिलेखी विवरण है वह चंद्रगुप्त के बौद्ध सेनापति आम्रकार्दव द्वारा उत्कीर्ण कराए गए सांची के पाषाण लेख में मिला है। यानी इसका जो पहला साक्ष्य मिला है कि अक्षय निधि जमा कराई जाती थी, किसके द्वारा जमा कराई जाती थी, इन सब का उल्लेख चंद्रगुप्त का जो बौद्ध सेनापति था उसके द्वारा लिखी गए जो अभिलेख थे उनमें इसकी जानकारी। इसमें देखिए, किसी हरि स्वामिनी नामक महिला द्वारा बौद्ध संघ में अक्षय निधि जमा कराने का उल्लेख है। इसमें बताया गया था कि एक महिला थी जिसने बौद्ध संघों को बहुत ज्यादा मात्रा में अक्षय निधि के रूप में, मतलब अस्थाई भू राजस्व दान के रूप में प्रदान। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे गुप्तों से संबंधित अन्य और महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन कला संस्कृति, गुप्तकालीन विज्ञान एवं तकनीकी, इन सारी चीजों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हो सकता है संभवतः यह गुप्त काल से संबंधित अगली जो क्लास है वो अंतिम क्लास है। तो ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्लास को पसंद किया होगा और मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।